प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए अंतिम वर्ष इतिहास के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत मजदूर, किसान और दलित वर्ग के आंदोलनों के विषय में चर्चा करेंगे। भारत में श्रमिक संघों के उदय के प्रश्न के विषय में काफ़ी विवाद है। अयोध्या सिंह के अनुसार सबसे पहले बंगाल के ब्रह्म समाजी नेता श्री श्रीपद बनर्जी ने नवंबर 1866 में कलकत्ता के उत्तरी किनारे स्थित बरानगर में मजदूरों की एक सभा की। उनकी भलाई के लिए सुरापान निवारणी समिति और आशा बैंक की स्थापना की। 1870 में उन्होंने मजदूरों को संगठित करने के लिए श्रमजीवी समिति की स्थापना की। 1872 में उन्होंने भारत श्रमजीवी नामक मासिक पत्र निकाला। परंपरागत रूप से माना जाता है कि भारत में मजदूर आंदोलन का इतिहास 1884 ईस्वी में मुंबई में मजदूरों की सभा से आरंभ हुआ, जिसमें M.N. लोखंडी नामक स्थानीय संपादक ने भारतीय श्रमिक संघों का आह्वान किया था। रजनी पामदत्त उपरोक्त विचार से सहमत नहीं है। मजदूरों के कल्याण की बात को लेकर नए संगठन भी बने, जैसे GIP रेलवे सिग्नलर्स यूनियन 1896, एमलगमेटेड सोसाइटी ऑफ रेलवे सर्वेंट्स ऑफ इंडिया एंड बर्मा 1897, वर्किंग मेंस इंस्टीट्यूशन कलकत्ता 1905, चटकल यूनियन बंगाल 1906, ईस्ट इंडिया रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन 1907, मुंबई की पोस्टल यूनियन 1907, मुंबई कामगार हितवर्धिनी सभा 1910 ईस्वी। इन संगठनों के अंतर कई हड़तालें हुई, जिन्होंने इस संगठनों का श्रमिक संगठनों का जुझारूपन प्रकट किया। कलकत्ता में छापाखाने की हड़ताल 1905 ईस्वी में हुई थी। ईस्ट इंडिया रेलवे की हड़ताल 1906 ईस्वी में हुई थी। महाराष्ट्र के मजदूरों की सबसे महत्वपूर्ण हड़ताल 22 जुलाई 1908 को तिलक को दिए गए 6 वर्ष के कारावास के विरुद्ध मुंबई के मजदूरों द्वारा की गई थी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में जिस प्रकार की परिस्थितियां बन रही थी और भारत पर रूसी क्रांति तथा उसके बाद सारी दुनिया में उठने वाली क्रांति लहर का जो प्रभाव पड़ा था, उसके कारण भारत का मजदूर वर्ग भी संघर्ष करने हेतु तैयार हो गया था। 1918 ईस्वी के अंत में एक बड़े औद्योगिक केंद्र में पहली बार पूरा उद्योग हड़ताल के कारण ठप हो गया। यह उस वक्त हुआ जब मुंबई की सूती मिलों में हड़ताल प्रारंभ हुई। 1918 में हड़तालों की जो लहर आरंभ हुई वह 1919 में समस्त देश में फैल गई। जनवरी 1919 तक लगभग समस्त मिलों के 1,25,000 मजदूर बाहर निकल आए। 1919 के बसंत में मजदूर एक्ट की विरुद्ध हड़ताल हुई। 1919 के खत्म होते होते 1920 के पूर्वार्ध में हड़तालों की व्यापकता और तेजी अपनी चरम सीमा पर आ गई। इस समय पूरे भारत में ट्रेड यूनियनवाद का उदय हुआ। 1920 के पहले 6 महीनों की अवधि में लगभग 200 हड़तालें हुई, जिनमें 15 लाख से अधिक मजदूरों ने भाग लिया। 1918 ईस्वी में श्रीमती एनी बेसेंट के सहयोगी VP वाडिया ने मद्रास श्रमिक संघ की स्थापना की। 1918 में गांधी जी ने अहमदाबाद के मजदूरों का पक्ष लेकर उनका नेतृत्व किया, एक यूनियन स्थापित की जो मजूर महाजन संघ के रूप में विख्यात हुई। 1920 ईस्वी में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई। इसे विभिन्न ट्रेड यूनियनों से संबद्ध किया गया। इसका पहला अधिवेशन 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में मुंबई में हुआ। जोसेफ बेप्टिस्टा इसके उपाध्यक्ष थे। इसी क्रम में विश्वव्यापी मंदी का 1922 से 1926 तक का काल भारतीय उद्योग एवं अर्थव्यवस्था में घोर मंदी का समय था, जो मजदूरों के असंतोष को बढ़ाने वाला था। सितंबर 1922 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जमशेदपुर की हड़ताल, अक्टूबर 1922 में सूरत की कपड़ा मिलों की हड़ताल, 1923 में अहमदाबाद कपड़ा मिलों की हड़ताल, 1927 ईस्वी तक ट्रेड यूनियन कांग्रेस में 27 यूनियनें सम्मिलित हो गई थी, जिनके सदस्यों की संख्या 1,50,555 थी। धीरे धीरे ट्रेड यूनियन कांग्रेस में साम्यवादियों का भी प्रवेश हुआ। दत्तोपंत ठेंगड़ी 1925 ईस्वी में भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। 1927 में साम्यवादी नेता MP घाटे अध्यक्ष चुने गए। 1927-28 तक साम्यवादी नेता ट्रेड यूनियन कांग्रेस में अधिक शक्तिशाली हो गए। अखिल भारतीय मजदूर एवं किसान पार्टी की स्थापना सर्वप्रथम नवंबर 1925 में बंगाल में की गई। तब इसका नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस की लेबर एवं स्वराज्य पार्टी था। दिसंबर 1928 में कलकत्ता अधिवेशन में समस्त पार्टियों को मिलकर अखिल भारतीय मजदूर एवं किसान पार्टी का गठन किया गया। इस पार्टी के माध्यम से मजदूरों और किसानों के मध्य साम्यवादी विचारधारा का जोरदार ढंग से प्रचार किया गया।
भारत में 1927-28 का समय भारी अशांति का था। सरकार के मुद्रा विधेयक, रुपए के अवमूल्यन आदि कार्यों से पूंजीपतियों एवं उद्योगपतियों में बेचैनी थी तथा सामूहिक कमीशन को लेकर भारतीय राजनीतिक स्थिति उद्विग्न था। 1923 में मुंबई में ट्रेड यूनियन की सदस्य संख्या 48,669 थी, जो 1927 में बढ़कर 75,602 और मार्च 1929 तक बढ़कर 2,03,25 हो गई। इन यूनियनों में बम्बई के मिल मजदूरों की गिरनी कामगार यूनियन सबसे आगे थी, जिसकी सदस्य संख्या मार्च 1929 में 65,000 हो गई थी। इसी बीच मुंबई की पुरानी सूती मजदूर यूनियन, जो 1926 में स्थापित हुई थी, उसकी सदस्य संख्या घट गई। भारतीय मजदूरों समाज के बढ़ते प्रभाव को रोकने की दृष्टि से 1929 में गवर्नर जनरल ने एक विशेष अध्यादेश निकाला। इसका उद्देश्य भारत में साम्यवादी गतिविधियों पर रोक लगाना था। मार्च 1929 में सारे भारत में मजदूर आंदोलन के सक्रिय नेता बंदी बनाए गए और मेरठ ले जाकर उन पर मुकदमा चलाया गया। इसे मेरठ षड्यंत्र केस के नाम से विख्यात है। मेरठ षड्यंत्र केस के उपरांत सुधारवादियों यानी कांग्रेसियों और उग्रवादियों यानी साम्यवादियों में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के नेतृत्व पर कब्जा करने की प्रतिस्पर्धा जारी रही। 1929 ईस्वी के अंत में नागपुर अधिवेशन में ट्रेड यूनियन कांग्रेस में उग्रवादियों का बहुमत हो गया। सुधारवादी अल्पमत में आ गए। तब उन्होंने अपनी समर्थक यूनियनों को लेकर ट्रेड यूनियन कांग्रेस से अलग ट्रेड यूनियन फेडरेशन बना दिया। साम्यवादियों ने 1931 के अधिवेशन में मतभेद बढ़ने पर ट्रेड यूनियन कांग्रेस संबंध विच्छेद करके रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की। इसका मूल कारण रूसी कम्युनिस्ट नेता कॉमिंटन तृतीय का भारतीय कम्युनिस्टों का यह आदेश था कि सुधारवादी बुर्जुआओं अथवा राष्ट्रवादी सुधारवादियों से किसी प्रकार का संबंध न रखा जाए। 1929 में सुधारवादियों ने अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस से अलग होकर भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन के नाम से अपना अलग संगठन बना लिया था। 1931 में ऑल इंडिया रेलवे मैन्स फेडरेशन तथा कुछ अन्य यूनियनें भी इसमें सम्मिलित हो गई। 30 अन्य ट्रेड यूनियनें पहले से ही सम्मत थी। 1936 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के मुंबई में अधिवेशन के मंच से फेडरेशन के सुधारवादी नेताओं से अपील की गई कि उन्हें एकता की ओर कदम बढ़ाना चाहिए। 1938 में नागपुर अधिवेशन के समय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस में सम्मिलित हो गई। 1937 के चुनावों के बाद अधिकांश भारतीय प्रांतों में कांग्रेसी मंत्रिमंडल बने और श्रमिक संघों को उनसे बहुत आशाएं थी, परंतु जब उन्होंने वेतन कटौती छंटनी आदि को लेकर हड़तालें की तो कांग्रेसी एवं गैर कांग्रेसी दोनों तरह के सरकारों ने हड़तालों का दमन किया। धीरे धीरे देश में महंगाई और हड़तालों की मात्रा बढ़ती जा रही थी। ऐसी स्थिति में कांग्रेस ने गांधीवादी सिद्धांतों के आधार पर भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस को बनाने का निश्चय किया, जिसमें केवल कांग्रेसी विचारधारा वाली यूनियनें ही सम्मिलित हों। मई 1947 में भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस अस्तित्व में आई। कांग्रेस द्वारा अलग संगठन बना लेने के बाद कांग्रेस समाजवादियों ने भी अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन को छोड़कर दिसंबर 1948 में हिंद मजदूर सभा के नाम से एक स्वतंत्र यूनियन बना ली। गांधी युग के किसान आंदोलनों के अंतर्गत 1917 का चंपारण सत्याग्रह, 1918 का खेड़ा सत्याग्रह, 1920-21 के संयुक्त प्रदेश में किसान आंदोलन, 1927 का बारडोली सत्याग्रह आंदोलन, 1923 में रैयत किसान सभा और किसान मजदूर सभा बनी। 1925 में साम्यवादियों ने कामगार एवं किसान दल का गठन किया। 1926 में सोहन सिंह जोश ने भारतीय मजदूर एवं किसान पार्टी की स्थापना की। 1927 में बिहार किसान सभा स्थापित हुई। 1935 में संयुक्त प्रदेश में प्रादेशिक किसान सभा स्थापित हुई। 1936 में साम्यवादियों ने अखिल भारतीय किसान सभा स्थापित की। 1946 से 47 तक बंगाल के बटाईदारी किसानों ने एकजुट होकर चिबहगा आंदोलन, जोतदारों के विरुद्ध बटाईदारों का आंदोलन के रूप में संचालित किया गया। तेलंगाना किसान आंदोलन, हैदराबाद निजाम के राज्य में देशमुखों ने पटेल एवं पटवारियों की सहायता से बड़ी संख्या में किसानों की भूमि पर कब्जा कर लिया था। तब यह आंदोलन 1946 में तेलंगाना किसान आंदोलन हैदराबाद राज्य में हुआ। वर्ली किसान आंदोलन मुंबई के समीप आदिवासी किसानों द्वारा साहूकारों और वन विभाग के ठेकेदारों के विरुद्ध चलाया गया। राजस्थान में किसान आंदोलन भी चलाए गए, जिनमें बिजोलिया किसान आंदोलन,
बूंदी आंदोलन, बेगू आंदोलन, अलवर आंदोलन, सीकर आंदोलन प्रमुख रहे। इसी क्रम में शेखावटी आंदोलन, झुंझुनू किसान आंदोलन भी महत्वपूर्ण रहे। दलित वर्ग के आंदोलनों के अंतर्गत मुख्यतः उनकी अस्पृश्यता को दूर करने के प्रयास और दलित उत्थान के लिए गए प्रयास मुख्य थे। यह कार्य ब्रह्म समाज, आर्य समाज, विवेकानंद, ज्योतिबा फुले के सत्य शोधक समाज द्वारा किए गए। ईसाई मिशनरी इस संबंध में प्रयास किए। गांधी जी ने भी अच्छे उद्धार के प्रयास किए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा भी इस संबंध में महत्वपूर्ण प्रयास किए गए। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात संविधान की धारा 17 के अनुसार अस्पृश्यता समाप्त कर दी गई और दलित उद्धार के लिए 1955 ईस्वी में संसद ने अस्पृश्यता एक्ट पारित किया। 1976 में नागरिक अधिकार संरक्षण एक्ट पारित करके अस्पृश्यता करने वालों के लिए कठोर सजा का प्रावधान किया। इस प्रकार ये आंदोलन भारत की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे। आज के